तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि पहले का पहला पार्ट दिया गया है आपको। एक सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 3 राशियों की आवश्यकता होती है। उन 3 स्वतंत्र राशियों के नाम लिखिए जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो इसमें यह बताया गया क्वेश्चन में कि सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 3 राशियों की आवश्यकता होती है और उन 3 स्वतंत्र राशियों के नाम लिखने आपको जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। यानी कि आपको 3 राशियों के नाम बताने हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो इसका उत्तर दिया गया है, यानी कि इसमें 3 राशियां लिखनी है। पहली राशि है आपकी नत्य कोण या फिर इसे बोलते हैं चुंबकीय उन्नयन। इसके बाद दूसरा है चुंबकीय अवनमन और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो ये तीनों जो राशियां हैं ये स्वतंत्र होती हैं जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। इसके बाद इसका बी पार्ट दिया गया है कि दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नत्य कोण का मान लगभग 18 डिग्री है। तो यहाँ पर जो ये 18 डिग्री दिया गया है ये दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नत्य कोण का मान है और इसमें कह रहा है कि ब्रिटेन में आप इससे अधिक नत्य कोण की अपेक्षा करेंगे या कम की। तो ये पूछ रहा है कि ब्रिटेन में क्या आप जो 18 डिग्री दिया गया है इससे अधिक नत्य कोण की अपेक्षा करेंगे या फिर इससे कम की। क्योंकि जब नत्य कोण आपको पढ़ाया था तो बताया था हमने कि इसका मान जो है दिए गए स्थान पर तो निश्चित होता है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर नत्य कोण का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ये दक्षिण भारत के किसी स्थान पर दिया गया है 18 डिग्री और आपसे ये ब्रिटेन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर जो होगा वो अधिक होगा, यानी कि ब्रिटेन में जो है नत्य कोण का मान अधिक होता है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए। तो इसका उत्तर लिखा गया कि हाँ ब्रिटेन में नत्य कोण का मान 70 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर ब्रिटेन कोण में जो नत्य कोण का मान है वो 70 डिग्री है, यानी कि उस 18 डिग्री से अधिक है क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से निकट है। तो ये आपको बताया भी गया है कि जो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के निकट होता है उनका नत्य कोण का मान जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए ब्रिटेन का जो नत्य कोण होगा वो अधिक होगा और इसका मान होता है 70 डिग्री। इसके बाद सी नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएंगी या इससे बाहर जाएंगी। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में भूचुंबकीय रेखाओं का नक्शा बनाना है आपको, तो ये बताना है कि ये रेखाएं जो है वो पृथ्वी के अंदर जाएंगी या फिर इससे बाहर आएंगी। तो इसका आंसर लिखा गया है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण, जो पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण होता है उसके कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है कि एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यदि भूचुंबकीय उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी हो तो यह किस दिशा में संकेत करेगी। तो इसमें यह बताया गया कि जो चुंबकीय सुई है जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि वो किसी भी दिशा में घूम सकती है, यदि भूचुंबकीय उत्तर या फिर दक्षिण ध्रुव पर रखी हो तो यह किस दिशा में संकेत करेगी। तो इसका आंसर लिखा गया है कि दिक्सूचक की दिशा कुछ भी हो सकती है क्योंकि क्षैतिज तल में यह गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी कि जो दिक्सूचक होता है, दिक्सूचक यानी कि जो चुंबकीय सुई होती है वो किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र होती है, किंतु चुंबकीय ध्रुव पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः ऊर्ध्वाधर होता है जिससे दिक्सूचक पर प्रभाव डालने के लिए वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई क्षैतिज घटक नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई दिया गया इसी का कि यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र जैसा है जो पृथ्वी के केंद्र पर रखा है और जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 8×10⁻22 जूल टेस्ला इनवर्स है। कोई ढंग सुझाएं जिससे इस संख्या के परिमाण की कोटि जांची जा सके। यानी कि जो ये संख्या दी गई है इसके परिमाण की कोटि आपको जांचनी है। तो इसमें दिया गया है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम से, तो यहाँ पर कैपिटल एम का मान दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण यानी कि एम का मान दिया गया है और इसका मान दिया गया है 8×10⁻22 जूल टेस्ला इनवर्स, इतना दिया गया है। और यहाँ पर यह पूछा गया है कि कोई ढंग सुझाएं जिससे इस संख्या के परिमाण की कोटि जांची जा सके। तो हम लोगों को पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग लिख देते हैं कैपिटल आर से। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 × 10⁶ मीटर। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मान ज्ञात करेंगे। तो बी का मान ज्ञात करना आपको, तो पहले सूत्र होता है बी बराबर μ0 m/4 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब, ये सूत्र होता है। तो जब इसमें मान रखेंगे तो b बराबर μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो ये μ0 का मान होता है। फिर इंटू कैपिटल m का मान लिखेंगे यहाँ पर 8×10⁻22, फिर बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई
इंटू कैपिटल आर का मान हो जाएगा 6.4 गुणे 10⁻6 का होल क्यूब। इसके बाद यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात, यहाँ पे दिया गया 22, 22 से ये 7 जब घटा देंगे तो घटाने पर इसका मान आ जाएगा प्लस का 15, फिर बटे यहाँ पे लिखेंगे 6.4 की घात कितनी है 3, तो यहाँ पर हम लोग इसको 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 6.4 गुणे 6.4 और गुणे 6.4 और गुणे 10 की घात इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6×18, ये इतना आ जाएगा। और इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर b का मान जो आएगा वो आएगा 0.3 गॉस। जब आप लोग इसका गुणा करके 8 को भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 0.3 गॉस, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह मान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कोटि बताता है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.3 गॉस आया है, इसलिए ये लिखा गया है कि यह मान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कोटि बताता है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर एफ यानी कि क्वेश्चन नंबर एफ दिया गया है कि भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि प्रमुख NS यानी कि नॉर्थ साउथ चुंबकीय ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर कोई अन्य स्थानीय ध्रुव भी है जो विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त है, ऐसा होना कैसे संभव है। तो जो भूगर्भ शास्त्री हैं उन्होंने बताया कि मुख्य उत्तरी दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों के अतिरिक्त जो है पृथ्वी की सतह पर कोई अन्य स्थानीय ध्रुव भी है जो विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त है। तो इसमें यह बताना है कि ऐसा होना जो है कैसे संभव है। तो इसका उत्तर लिखा गया है भूगर्भवेत्ता ऐसा सही ही सोचते हैं, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को एकल द्विध्रुव क्षेत्र मानना निकटतम सत्य है। चुंबकीय शक्ति संपन्न खनिज निक्षेपों को पृथ्वी पर स्थानीय द्विध्रुव के रूप में माना जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.2, इसमें भी 6 पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, क्या यह समय के साथ भी बदलता है, यदि हाँ तो कितने समय अंतराल पर इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बदल जाता है। तो ये बता रहा है कि क्या यह समय के साथ भी बदलता है, यानी कि इसमें यह बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थान के साथ साथ क्या समय के साथ भी बदलता है, और यदि बदलता है तो कितने समय अंतराल पर इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, यानी कि ये समय के साथ भी बदलता है। तो इसमें लिखा गया कि हाँ, इसमें समय के साथ पर्याप्त परिवर्तन होता है, क्योंकि समय के साथ ध्यान देने योग्य परिवर्तन के होने में कुछ 100 वर्ष लग सकते हैं, यानी कि लगभग 100 वर्षों के पश्चात जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल सकता है। यानी कि समय के बदलने से चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो बदल सकता है, और इसको बदलने में लगभग कुछ 100 वर्ष लग सकते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर बी दिया गया कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्रियों को इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं, क्यों। यानी कि ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी के क्रोड में जो है लोहा है, यह सबको ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री जो है इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर है गलित लौह का ताप क्यूरी ताप से अधिक होता है, अतः इसकी प्रकृति लौह चुंबकीय नहीं होती है। इसके पहले आपको जो वीडियो बताया था उसमें क्यूरी ताप के बारे में बताया गया था, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि गलित लौह का ताप जो होता है वो उसके क्यूरी ताप से अधिक होता है, अतः इसकी प्रकृति जो है लौह चुंबकीय नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, इसमें दिया गया कि पृथ्वी के क्रोड के बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती हैं। इन धाराओं को बनाए रखने वाली बैटरी क्या हो सकती है, यानी कि ऊर्जा स्रोत क्या हो सकता है, ये बताया गया। और इसमें क्वेश्चन दिया गया था कि पृथ्वी के क्रोड के बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं जो है भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। तो इन धाराओं को बनाए रखने के लिए बैटरी यानी कि ऊर्जा स्रोत क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर दिया गया कि संभवतः पृथ्वी के अंदर उपस्थित रेडियो सक्रियता अर्थात नाभिक से अल्फा बीटा एवं गामा किरणों का उत्सर्जन जो है इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि पृथ्वी के अंदर उपस्थित जो रेडियो सक्रियता है इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर डी है, अपने 4 से 5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार उलट चुकी होगी। भूगर्भ शास्त्री इतने सुदूर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं। यानी इसमें यह दिया गया है कि जो पृथ्वी है वो अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार उलट चुकी होगी। तो जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं वो इतने सुदूर अतीत यानी कि जो बहुत समय पहले बीत चुका है उसको जो है पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है कि कुछ चट्टानों के कठोरीकरण के दौरान पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसमें धीरे धीरे दर्ज हो जाता है। इन चट्टानों का भूगर्भित इतिहास इन चट्टानों का विश्लेषण करके जाना जा सकता है। यानी कि जो चट्टानों के कठोरीकरण के दौरान जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसमें धीरे धीरे दर्ज होता है, यानी कि एकत्र हो जाता है। तो इन चट्टानों का भूगर्भित इतिहास इन चट्टानों के विश्लेषण यानी कि जब इन चट्टानों का विश्लेषण किया जाता है तो उससे जाना जा सकता है।
इसके बाद पार्ट नंबर ई, इसमें दिया गया कि बहुत अधिक दूरियों, लगभग लिखा है 30,000 किलोमीटर से अधिक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुवीय आकृति से काफी भिन्न हो जाता है। कौन से कारक इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं? यानी कि ये बताया जा रहा है कि बहुत अधिक दूरियों पर जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुवीय आकृति से काफी अलग हो जाता है। तो कौन से कारक जो है इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं? तो इसका उत्तर दिया गया कि पृथ्वी का आयन मंडल आवेशित आयनों से बना होता है। उन आयनों की गति से एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पृथ्वी से लंबी दूरी पर प्रभावित करता है। आयनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र सौर हवाओं जैसे पृथ्वी के बाहर के विक्षोभों पर निर्भर करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ, इसमें दिया गया है अंतरातारकीय अंतरिक्ष में 10⁻12 टेस्ला की कोटि का बहुत ही क्षीण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या इस क्षीण चुंबकीय क्षेत्र के भी कुछ प्रभावी परिणाम हो सकते हैं? समझाइए। तो बहुत क्षीण का मतलब कमजोर चुंबकीय क्षेत्र जो है होता है, तो इस कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के भी कुछ प्रभावी परिणाम हो सकते हैं, ये आपको समझाना है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि तारों के बीच की दूरियों जैसे लंबी दूरियों पर कॉस्मिक किरणों की तरह के आवेशित कणों को अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो कम दूरियों पर छोटे क्षेत्र के कारण विक्षेपण ध्यान देने योग्य नहीं होते हैं, किंतु बहुत लंबी दूरियों पर विक्षेपण अर्थपूर्ण हो जाते हैं। चूंकि ये सूत्र बताया गया त्रिज्या के लिए r बराबर होता है mv/qb या फिर EB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, से स्पष्ट है कि B का छोटा मान R का मान बहुत बड़ा देता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया इस सूत्र के अनुसार B का जो छोटा मान होगा वो R का मान जो है बहुत बड़ा देगा। क्यों देगा? तो ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पे B जो है बट्टे में दिया गया है, तो बट्टे वाली संख्या जितनी छोटी होती है इसका मान यहाँ पर उतना ही अधिक आएगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप, जैसे हम मान लेते हैं R बराबर दिया गया आपको सूत्र mv/EB। तो पहली कंडीशन में जो B का मान है वो हम रख देते हैं 6, ये माना गया है एक प्रकार से। अगर B का मान हम लोग यहाँ पर 6 रखेंगे तो ये आएगा फिर R बराबर mv/E इंटू में आ जाएगा 6, यानी कि इसका 6वां भाग आया है। अगर हम यहाँ पर B का मान मान लेते हैं 2 तो फिर ये हो जाएगा R बराबर mv/E इंटू 2। तो यहाँ पर जो आएगा वो mv/E का दूसरा भाग आया और यहाँ पर 6वां भाग आया, यानी कि B का मान जब अधिक होगा तो R का मान जो आएगा वो कम आएगा, और जब B का मान कम होगा तो R का मान जो होगा वो अधिक आएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया था इस सूत्र के अनुसार कि B का जो छोटा मान है वो R का मान बहुत बड़ा देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.3, इसमें दिया गया कि एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है? तो यहाँ पर ये दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला, यानी कि ये B का मान दिया गया है 0.25 टेस्ला। फिर लिखा है 30 अंश का कोण, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश, और फिर इधर लिखा है 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण, यानी कि ये टाउ का मान दिया गया है बल आघूर्ण। तो इसमें B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया 0.25 टेस्ला, ये B का मान हो जाएगा। थीटा यानी कि कोण दिया गया था 30 अंश। इसके बाद दिया गया था 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण, यानी कि ये मान दिया गया है टाउ का, और आपको ज्ञात करना है चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण यानी कि M का मान जो है ज्ञात करना है। और सूत्र होता है टाउ बराबर mb sin थीटा। तो ये सूत्र होता है, यहाँ से आपको M यानी कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो जब M ज्ञात करेंगे तो B sin थीटा जो है इसके बटे में आएगा, तो ये हो जाएगा टाउ B और ये हो जाएगा sin थीटा। तो टाउ बटे B sin थीटा। अब यहाँ पर मान रखना है आपको, तो M बराबर यहाँ पे टाउ का मान हो जाएगा 4.5 × 10⁻², ये मान टाउ का हो जाएगा। इसके बाद बटे यहाँ पे B का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, फिर गुणे यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे साइन 30 अंश, यहाँ पे थीटा का मान दिया गया 30 अंश, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन 30 अंश, इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर ये हो जाएगा M बराबर 4.5 × 10⁻² बटे 0.25 गुणे यहाँ पे साइन 30 का मान होता है 1/2। तो जब 1/2 रखेंगे तो एक और बट्टे वाले जो 2 होगा वो संख्या ऊपर चली जाएगी, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जब 45 का गुणा 2 में करेंगे तो 45 दूना हो जाएगा 90, और यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लिखा था तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.0 और बट्टे में आ जाएगा 0.25 और गुणे 10⁻², इतना हो जाएगा। इसके बाद M बराबर यहाँ पर ऊपर दशमलव एक अंक पे दिया है, यहाँ पे 2 अंक पे, तो यहाँ एक 0 और बढ़ा देते हैं। अब दशमलव की संख्या जो है दोनों अंकों में बराबर हो गई, अंश में भी अर में, तो अब दशमलव से दशमलव जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 900 और बट्टे में आ जाएगा 25 गुणे 10⁻², इतना हो जाएगा। इसके बाद जब 25 से 900 को भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा 36 और फिर गुणे में दिया गया है आगे 10⁻²,
या फिर अगर आप 10 की घात -2 हटाएंगे तो दशमलव यहाँ पर 2 अंक बाईं तरफ आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं फिर 0.36। तो ये 0.2 अंक इधर आ गया, तो ये 10 की घात -2 जो है वो हट जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं जूल टेस्ला इनवर्स, इसका मात्रक हो जाएगा जूल टेस्ला इनवर्स। तो ये यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो देख